नमस्कार, अभिवादन स्वीकार करिए आपके अपने पवन सर का। अभी तक हम कलाम सेकंड ग्रेड टेस्ट सीरीज़ के टोटल 6 टेस्ट देख चुके हैं। आज हम 7वां टेस्ट देखेंगे जो 22/6/2025 को हुआ है। इस 7वें टेस्ट के अंदर से पहले हमने एक मेजर टेस्ट और 6 माइनर टेस्ट देख लिए। तो चलिए आज हम माइनर टेस्ट 7 को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या वितरण के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करनी है। तो हमें क्या करना है, जनसंख्या वितरण है उसके संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। पहला लिखा हुआ है, पृथ्वी का लगभग 50% क्षेत्रफल जनसंख्या विहीन है। बिल्कुल सही बात है, पृथ्वी का 50% क्षेत्रफल जनसंख्या विहीन है। दूसरा ऑप्शन है, पृथ्वी की 60% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। नहीं, पृथ्वी की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। आप कहेंगे कि सर 90% अर्थात लगभग सारी ही जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में करती है। बिल्कुल सही बात है, लगभग 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तीसरा है कि 60% अक्षांशों के ऊपर विश्व में 1% लोग निवास करते हैं। बिल्कुल सही बात है, 60% से ऊपर 1% निवास करते हैं। 60% का मतलब क्या हो गया, इधर वाले और इधर वाले। तो यहाँ देखो खूब बर्फ पड़ती है और मानव जीवन की अनुकूल दशाएं है ही नहीं 60% से ऊपर, तो वहाँ पर 1% अर्थात बहुत कम लोग निवास करते हैं। चौथा ऑप्शन है, एशियाई जनसमूह विश्व का सबसे सघन बसाव वाला क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है। देखो एशिया के अंदर क्या आता है, चाइना आता है, इंडिया आता है, ठीक है, बांग्लादेश आता है, पाकिस्तान आता है। ये सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। तो एशियाई जो जनसमूह है, या यहाँ विशेष रूप से दक्षिण एशिया भी लिखा होता तो और भी अच्छा होता। तो सघन बसाव वाले प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है। और तो इस हिसाब से हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो गया। दूसरा गलत क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ 60% लिखा हुआ है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में तो 90% पॉपुलेशन उत्तरी गोलार्ध में ही रहती है। दक्षिणी गोलार्ध में देखो अंटार्कटिका, वहाँ बर्फ आ गई, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध के बड़े से बड़े देश में एक तो ऑस्ट्रेलिया आता है और एक न्यूजीलैंड आता है, ठीक है, जहाँ की जनसंख्या वैसे ही बहुत कम है। तो 90% पॉपुलेशन कहाँ रहती है, उत्तरी गोलार्ध में। तो हमसे पूछा था असत्य, तो इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन हो गया गलत। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित, यहाँ इस क्वेश्चन 2 में क्या हमको सामने प्रवास के सिद्धांत दिए गए, ठीक है। ये प्रवास के सिद्धांत और सामने उन सिद्धांत को देने वाले आदमी के नाम दिए गए। आप कहेंगे कि सर एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो हम कैसे करें। तो गाइस ये सिद्धांत अभी जो चारों सिद्धांत है ना, ये 4 ही प्रवास के सिद्धांत है, फेमस सिद्धांत। ये चारों अभी मैं आपको याद करवा देता हूँ, तो एग्जाम में जब भी आएगा तो आपका गलत होगा ही नहीं। तो पहला, अच्छा एक और चीज़ बताता हूँ, इन सिद्धांतों को हमेशा इंग्लिश में साथ में पढ़ते रहना, क्योंकि होता है कि ये सिद्धांत इंग्लिश के हैं तो इनकी जब हिंदी करते हैं ना तो हिंदी ऊपर नीचे हो जाती है। तो इंग्लिश में भी आप साथ साथ में देखते रहना। तो चलिए पहला सिद्धांत है प्रवास कटिबंध सिद्धांत। प्रवास कटिबंध सिद्धांत किसने दिया था, तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। बिल्कुल सही बात है, ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। दूसरा है गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत, जेलेंस्की ने दिया था। बिल्कुल सही बात है, देखो अभी मैं आपको याद भी करवा दूंगा, है ना। तीसरा है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत, जेके जिफ ने दिया था। बिल्कुल सही बात है। चौथा है गुरुत्व मॉडल सिद्धांत, टॉबलर ने दिया था। नहीं, गुरुत्व मॉडल सिद्धांत टॉबलर ने नहीं दिया था। गुरुत्व मॉडल सिद्धांत का सबसे पहला प्रतिपादन किया था रेवेनस्टेन ने। किसने किया था, रेवेनस्टेन ने, ठीक है। रेवेनस्टेन इसमें प्रमुख नाम है, लेकिन बाद में खूब सारे नए नाम भी जुड़ सकते हैं जो मान लो एग्जाम में आए तो आप कंफ्यूज नहीं होना। रेवेनस्टेन, स्टेवर्ट, वाल्टर इजार्ड, जैन टिबररेजेन। आप कहेंगे सर ये क्या बोल रहे हो, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको बस रेवेनस्टेन दिमाग में रखना है, ठीक है। अब अपन इनको याद करते हैं। देखो बहुत शांति से समझो कि गतिशीलता, जेलेंस्की किसका नाम है, जेलेंस्की यूक्रेन के प्रेसिडेंट का नाम है, व्लादिमीर जेलेंस्की, ठीक है, जो अभी प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है, ठीक है। तो जेलेंस्की क्या करते हैं, कभी इधर दौड़ते हैं कभी इधर दौड़ते हैं, मारवाड़ी में कहीं अटिन नावे कहीं व्यथ है कौन, ठीक है। तो जेलेंस्की क्या करते हैं, कभी इधर गति करते हैं कभी इधर गति करते हैं, ठीक है। तो गतिशीलता संक्रमण सिद्धांत किसने दिया, जेलेंस्की। जेलेंस्की कौन, यूक्रेन के राष्ट्रपति से आप याद रख सकते हो। हालांकि जो यूक्रेन के राष्ट्रपति है वो वाले जेलेंस्की ये नहीं है, बट जेलेंस्की क्या करते हैं, गतिशीलता करते हैं, कभी यहाँ भागते कभी यहाँ भागते। इससे याद रखो लोगे। प्रवास कौन है, टेलर है, टेलर दैट मीन्स दर्जी, ठीक है। तो टेलर क्या करता है, प्रवास करता है, कभी कपड़े लेकर यहां जाता है कभी वहां जाता है, तो प्रवास टेलर करता है। न्यूनतम प्रयास सिद्धांत जेके जिफ, ठीक है। और गुरुत्व मॉडल सिद्धांत किसने दिया था, तो रेवेनस्टेन ने दिया था। किसने दिया था, रेवेनस्टेन ने। तो इस हिसाब से हमारा असंगत कौन सा हो गया गाइस, तो असुमेलित कौन सा हो गया, तो असुमेलित हो गया चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 दिया गया है, ठीक है। 2025 लेटेस्ट पूछ रहा है। इस लेटेस्ट के हिसाब से जनसंख्या का अवरोही क्रम, मतलब सबसे ज्यादा किसकी है, फिर उससे कम, ये बताना है अपने को, ठीक है। जनसंख्या का अवरोही क्रम बताना है, ज्यादा से कम की तरफ। तो देखो अब आपको सबको लगता होगा कि चीन की जनसंख्या सर्वाधिक है, लेकिन वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू 2025 के हिसाब से सबसे ज्यादा दुनिया में जनसंख्या भारत की है। तो इस हिसाब से हमारा पहला आंसर राइट होगा, भारत, चीन, यूएसए, इंडोनेशिया। तो अभी लेटेस्ट जो पॉपुलेशन है उस हिसाब से सबसे ज्यादा दुनिया में एक नंबर पे कौन है, तो भारत है। मतलब हम लोग कितने मेहनती है, दिन रात मेहनत करते हैं, दिन में भी नहीं चूकते, रात में भी नहीं चूकते। और ये अच्छी बात है क्या, मतलब जनसंख्या में एक नंबर पे आना, हाँ नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ठीक है। कुछ और काम करो, फ्री बैठे छोड़ो। खैर
भारत चीन अभी जो लेटेस्ट जो डाटा है उसके हिसाब से भारत 1 नंबर पर है, फिर चीन है, फिर यूएसए है, फिर इंडोनेशिया। यूएसए दैट मीन्स अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस हिसाब से हमारा पहला जनसंख्या के हिसाब से भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकासशील देशों से उच्च कुशल प्रशिक्षित व्यक्ति का पलायन जब विकसित देशों की ओर होता है तो ये क्या कहलाता है? पहले ये चीज़ समझाता हूँ। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचोई। पहले माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन थे? सत्या नडेला। ठीक है, और दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके सीईओ, पेप्सी की जो सीईओ थी पहले, जो वो भी इंडियन थी। तो और अभी वर्ल्ड बैंक के जो क्या कहते हैं आईएमएफ के जो निदेशक है वो भी इंडियन हैं। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि ये भारत के जो होशियार होशियार दिमाग वाले सारे भारत माता की ज़मीन पर रहते हैं, पढ़ाई करते हैं, कामयाब होते हैं, और फिर भारत माता की सेवा नहीं करते और जाकर करते हैं अमेरिकी माता की सेवा। तो यस, ये जो अमेरिकी माता की सेवा करते हैं, जो भारत की जो होशियार लोग बाहर जाके दूसरे देशों की सेवा कर रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन पूछा, उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन क्या बोलते हैं? ब्रेन ड्रेन क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। कुछ नहीं है, आसान भाषा में सीखो कि भारत ने खिलाया पिलाया हंगाया, सब काम भारत ने करवाया, भारत ने पढ़ाया। उसके बाद बेटे क्या करते हैं? जैसे ही कामयाब होते हैं अब कहते हैं अब हम भारत माता की सेवा नहीं करेंगे, अब तो हम अमेरिकी माता की सेवा करेंगे, ब्रिटेन की माता की सेवा करेंगे, और वो भारत छोड़कर भाग जाते हैं। जैसे गूगल के सीईओ वगैरह, जो भी मतलब बड़े बड़े जो बुद्धिशाली लोग हैं, उसको उस चीज़ को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। मेरे हिसाब से तो गेल सपा बोलना चाहिए, पर अब ठीक है, गेल सपा नहीं बोल के ब्रेन ड्रेन बोलते, तो ब्रेन ड्रेन ही ठीक है। चलिए, हंसने की बात होगी, हंसते रहो, और आज का पेपर में हंसाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं जो फैक्चुअल और मतलब ऐसा पेपर है कि जिसके पढ़ा हुआ होगा उसी को आएगा, जिसके नहीं पढ़ा हुआ होगा उसे अब समझ में आएगा कि ये पेपर सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक है? जनसंख्या परिवर्तन का कौन सा, पॉपुलेशन चेंज का कौन सा घटक है? ठीक है, कंपोनेंट कौन सा है? तो देखो, प्रजननता जनसंख्या परिवर्तन होती है, बिल्कुल धड़ाधड़ बच्चे पैदा करोगे तो जनसंख्या में परिवर्तन हो गई, तो प्रजननता तो है, प्रजननता तो हो गई। उसके बाद साक्षरता, क्या साक्षरता से जनसंख्या का परिवर्तन होता है क्या? बिल्कुल होता है, लेकिन इस लेवल पर नहीं होता कि ये इसको एक घटक माना जाए। ठीक है, दूसरा है मर्त्यता। मर्त्यता का मतलब है मर जाना, तो लोग मरेंगे तो जनसंख्या में परिवर्तन तो होगा, जनसंख्या कम हो जाएगी। और प्रवास, मान लो कि जैसे प्रवास, मान लो कि आज मैं इंडिया में हूँ, कल मान लो कि मैं अमेरिका चला गया, तो मैंने प्रवास किया, तो प्रवास से क्या हुई? इंडिया की जनसंख्या कम हुई 1 आदमी, और अमेरिका की जनसंख्या 1 आदमी बढ़ी। तो इस हिसाब से हमारा जो सही उत्तर होगा 1, 3, 4 होगा। लेकिन कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि साक्षरता भी इस हिसाब से सही होना चाहिए, क्योंकि साक्षरता ज़्यादा होती है तो पढ़े लिखे लोग क्या कहते हैं? हम 2 हमारे 2। ठीक है, और नहीं पढ़े लिखे हम 2 हमारे गिन लो, इतना टाइम नहीं है गिनने का। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो 1, 2, 3, 4 चारों ही राइट होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि कलाम ने ऑप्शन दिया नहीं है तो उस हिसाब से हमने जो सबसे ज़्यादा उचित ऑप्शन था 1, 3, 4 उसको अपना लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रवास का अपकर्ष का कारक नहीं है। आप कहेंगे सर अपकर्ष क्या होता है? अपकर्ष मतलब प्रवास को आकर्षित करने का कारक नहीं है। तो देखो, बेहतर जलवायु होगी तो वहाँ लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एक रेगिस्तान का आदमी है, उसको बोले कि तेरे को बेंगलोर में रहना है या मान लो कि स्विट्जरलैंड में रहना है, तो वो जाएगा नहीं। बेहतर जलवायु की तरफ प्रवास होता है, बिल्कुल सही बात है। शिक्षा के बेहतर अवसर की तरफ प्रवास होता है, बिल्कुल सही बात है। आप में से अधिकांश के माता पिता गांव से थे और अभी वो मतलब शहरों में आ गए क्योंकि शिक्षा के बेहतर अवसर है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। मनोरंजन के बेहतर स्रोत होंगे, वहाँ लोग जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, फिल्में देखने भी जाते हैं। या गाँवों वाले लोग शहरों में आते हैं तो क्या क्या कहते हैं? पब्लिक पार्क घुमाना है। अरे वो पब्लिक पार्क नहीं है, पब्लिक पार्क है। ठीक है, मेरे गाँव से एक आदमी आया था कि मेरे को पब्लिक पार्क जाना है, मैं कहा पब्लिक पार्क तो है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, लेकिन रोजगार के अवसरों की कमी होगी ना, उस जगह पर लोग क्यों जाएंगे? जहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे ना, पब्लिक पार्क गया छोड़ो। ठीक है, जहाँ रोजगार के अवसरों की कमी नहीं, जहाँ रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे ना, वहीं लोग जाएंगे। तो कारक नहीं है, तो ये कारक नहीं है। रोजगार के अवसरों की वृद्धि होती ना तो सही होता, तो कारक नहीं का हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप में से कौन कौन पब्लिक पार्क गए हुए? दैट मीन्स पब्लिक पार्क कौन कौन गए हुए कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, निम्नलिखित में से विश्व के सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले देशों के उपयुक्त समुच्चय की पहचान करनी। देखो, घनत्व क्या होता है कि एक एरिया है, ठीक है, उस मान लो 1 किलोमीटर का एरिया, मान लो 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा, इस क्वेश्चन में पूछा है कि 1 किलोमीटर के एरिया में कौन से देश में सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं और कौन से देश में सबसे कम रहते हैं। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेरे पढ़ा हुआ है तो मुझे पता है कि मोनाको जो है उसमें सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, और नामीबिया में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। नामीबिया और मोनाको दोनों ही अफ्रीका में, नामीबिया सबसे लास्ट में आप यहाँ जाओगे ना, यहाँ पड़ेगा, ठीक है, और मोनाको ऊपर की तरफ पड़ेगा अफ्रीका में। ठीक है गाइस, आपको पता है मेरे जो ताऊ जी है वो अपने क्या कहते हैं, अफ्रीका में एक देश है रिपब्लिक ऑफ कांगो, वहाँ पर सिविल वॉर हो गया था ना, तब वो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड पीस कीपिंग आर्म्ड फोर्सेज में थे, जिसको ब्लू हेलमेट आर्मी बोलते हैं, मेरे सगे ताऊ जी। तो उनको वहाँ भेजा गया था अफ्रीका में, तो वो अफ्रीका में लड़ने गए थे। वहाँ के जो लोकल जो क्या कहते हैं ग्रुप्स थे जिन्होंने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया था, संयुक्त राष्ट्र सेना के तौर पर गए थे।
मैं कभी फ़ोटो बताऊंगा उनका, संयुक्त राष्ट्र की कैप लगी हुई है, पूरा अफ्रीका में उनके फ़ोटोज़ जो हैं। वो पहले इंडियन आर्मी में थे, बाद में यूएन वर्ल्ड पीस कीपिंग आर्म्ड फोर्सेज में थे, रिपब्लिक ऑफ कांगो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका में। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार निम्न में से संख्या के आधार पर विश्व में शीर्षस्थ अप्रवासी गंतव्य कौन सा है। बहुत बेसिक सवाल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग कौन से देश जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं अमेरिकी माता की सेवा करने, ठीक है, तो यूएसए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं। ये तो कॉमन सेंस आपको भी पता है, अगर डाटा नहीं पढ़ा हुआ होता फिर भी पता चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्रवास रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2020 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या कितनी थी। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की संख्या थी 281 मिलियन, 281 मिलियन। कितनी थी, 281 मिलियन। फटाफट याद कर लो, ये एग्जाम में आने वाला है, मेरी अभी भी आरपीएससी में बात हुई है। कितनी थी, 281 मिलियन थी। कितनी थी, 281 मिलियन थी। 281 मिलियन क्या थे, 281 मिलियन प्रवासी थे, ठीक है ना, जो 2020 में जिन्होंने एक देश से दूसरे देश प्रवास किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का संबंध श्वेत आप्रवास नीति से। श्वेत आप्रवास मतलब धोले लोग जो है, व्हाइट पर्सन, ठीक है, वो कहाँ जाना मतलब आप्रवास करते हैं, किस देश के लिए। तो देखो, मैक्सिको जाना कोई पसंद नहीं करता ड्रग के, या तो बहुत ज़्यादा मतलब ड्रग वगैरह के चलता है। एक आदमी का नाम बताता हूँ, उस आदमी का नाम है पाब्लो एस्कोबार। पाब्लो एस्कोबार, और उसकी वाइफ जो उसकी गर्लफ्रेंड थी और उससे 20 साल बड़ी थी, उसका नाम है ब्लैक लेडी, ठीक है। ये मैक्सिको में मतलब ड्रग का व्यापार करते थे और अमेरिका तक करते थे। पाब्लो एस्कोबार दुनिया का सबसे बड़ा तस्कर है। एक टाइम था जब पाब्लो एस्कोबार के पास जितनी संपत्ति थी ना, उससे ज़्यादा उससे भी कम संपत्ति पाब्लो की कंट्री के पास थी। और पाब्लो कंट्री को कहता था कि मेरे ऊपर से केस सारे वापस ले लो, मैं पूरे देश का कर्जा उतार दूंगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में पाब्लो एस्कोबार के बारे में सर्च करो और बताओ आपको क्या नया पता है। चलो, नाम है पाब्लो एस्कोबार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस हिसाब से हमारा श्वेत आप्रवास में ऑस्ट्रेलिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। देखो, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन निहित है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन निहित है क्या, ठीक है, ये तो सही बात है। वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों से ही होती है, उसको हम कैसे मेजर करते हैं, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट क्यों होता है, बिल्कुल सही बात है। पहले आदमी सामान्य होता है, फिर थोड़ा और हांड होता है, फिर थोड़ा और हांड होता है, फिर एक दिन बड़ा सा सांडा बन जाता है। दैट मीन्स विकास सामान्य से विशिष्ट क्यों होता है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि मनोवैज्ञानिक एवं विकास भौतिक है, नहीं नहीं नहीं। देखो, वृद्धि क्या होती है, पहले आप छोटे बच्चे थे, फिर आपकी ऊंचाई हाइट में वृद्धि हुई, ठीक है, तो आप बड़े बच्चे हो गए, ठीक है। तो वृद्धि मनोवैज्ञानिक नहीं होगी, वृद्धि तो भौतिक होगी ना। आपकी लंबाई बढ़ी तो वो तो भौतिक होगी ना। तो एक चीज़ हमेशा याद रखो, वृद्धि क्या होती है, वृद्धि तो होती है भौतिक, क्योंकि भाई इस चीज़ की आदमी की हाइट में वृद्धि हो गई, ठीक है। ऐसा कोई बोलता है कि इसकी लंबाई का विकास हो गया, नहीं बोलता। इसकी लंबाई बढ़ गई, इसकी लंबाई की वृद्धि हो गई। तो वृद्धि भौतिक है, लेकिन विकास क्या है, मनोवैज्ञानिक है। विकास क्या है, मनोवैज्ञानिक, ठीक है। कोई ऐसा बोलता है कि हम वृद्धि करेंगे, सरकारें क्या कहती है, हम विकास करेंगे, मतलब आपको दिमाग को संतुष्टि मिले ऐसा काम करेंगे, खाली बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से ये गलत हो गया, क्योंकि वृद्धि भौतिक है और विकास मनोवैज्ञानिक, ये गलत हो गया, ठीक है। वृद्धि जैविक प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है, तीसरा सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं में एवं योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, मतलब पैदा करता है। तो ये कथन किसका है। आप कहेंगे सर मुझे कैसे पता होगा, कि आज के बाद आपको पता होगा। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषता एवं योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है, ये कथन है हरलोक का। किसका है, ये कथन है हरलोक का। किसका है, हरलोक का, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विकास नवीन योग्यताएं एवं विशेषताएं प्रस्फुटित करता है, हरलोक का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन को पकड़ना है। विकास गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अभिमन्यु ने देखो गर्भ में ही रहते हुए सीख लिया था कि फायर कैसे करते हैं। फायर दैट मीन्स वो उसका कौन सा चक्कर था, उस चक्कर से बाहर निकलते कैसे, महाभारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो विकास गर्भावस्था में प्रारंभ हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। इसलिए जो प्रेग्नेंट मदर्स होते हैं उनको बोलते हैं कि रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, ना कि छोटा भीम देखो, फिर बालक भी आपका कालिया जैसा छोटा भीम हो जाएगा, ठीक है। तो विकास गर्भावस्था से प्रारंभ होता है, बिल्कुल सही बात है। विकास परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम में, बिल्कुल सही बात है। मैं जब छोटा था तो छोटा भीम बहुत ज़्यादा देखता था। आप में से कौन कौन छोटा भीम का फैन था बचपन में, कमेंट बॉक्स में बताना। विकास की प्रत्येक अवस्था में एक अद्वितीय विशेषता परिलक्षित होती है, ये भी सही बात है। तीनों बात सही, अब चौथी गलत होगी, लेकिन चौथी गलत क्यों होती है वो देखते हैं। विकास परिपक्व तक चलता है क्या, नहीं। विकास हमेशा जीवन पर्यंत चलता है। जब तक मैं जिंदा रहूंगा कुछ ना कुछ सीखता रहूंगा तो विकास चलता रहेगा, और मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस चैनल पे कुछ ना कुछ अच्छी बातें लाता रहूंगा, तो आपका भी विकास चलता रहेगा और मेरा भी विकास होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से गलत कथन कौन सा हो गया, ये हो गया। विकास अनंत चलता है, ना कि परिपक्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। विकास एक अनुमान योग्य प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात है। विकास प्रत्येक अवस्था
के अपने खतरे हैं, बिल्कुल विकासी प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे। बाल्यावस्था के खतरा है कि एटा पड़ जाएगा, गिर जाएगा। किशोर अवस्था के खतरा है कि कहीं सेटिंग कर लेगा, लफड़ा कर लेगा या बर्बाद हो जाएगा, नशा वशा कर लेगा, ठीक है। तो विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ठीक है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से अप्रभावित रहता है, नहीं 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 नहीं, विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित रहता है, ठीक है। अगर मान लो कि कोई बच्चा मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ है, ठीक है, तो उसने अपनी संस्कृति में देखा है कि बकरे को पकड़ते गट काट देना, ठीक है, तो अब उसका विकास में उसके अंदर दया की भावना नहीं आएगी जानवरों के प्रति। और कोई हिंदू परिवार में, जैन परिवार में हुआ है, तो उसके मतलब मान लो कि उसके माता पिता जो चींटी कीड़ी मर जाती है तो भी दुख जताते हैं, तो उसके लिए छोटे से जानवर अनजाने में मरने भी उसके लिए पाप होता है, ठीक है। तो किसी बच्चे के लिए जिसका समाज या परिवेश या धार्मिक आधार पर ऐसा है, उसकी संस्कृति ऐसी है, ठीक है, तो वो मुर्गा बकरा खकरा कुछ भी खा सकता है ना, उसको जिराफ दे तो जिराफ भी खा सकता है, तो उसको दया नहीं आएगी। तो विकास संस्कृति से प्रभावित होता है, लेकिन यहाँ अप्रभावित लिखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। विकास समान प्रतिरूप के सिद्धांत का पालन करता है, बिल्कुल ये भी सही बात है। तो इस हिसाब से हमारा सिद्धांत नहीं है, सिद्धांत कौन सा नहीं है, तो अप्रभावित नहीं प्रभावित होता तो सही होता, तो ये वाला हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा अनुभव को समझने के लिए स्कीमा को रूपांतरित एवं क्या कहते हैं संशोधित करता है। कुछ नहीं, बेसिक शब्दों में समझाता हूँ। जीन पियाजे का एक सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का, ठीक है। अब इस विकास में क्या है, एक बच्चा है जिसके पास पहले से कोई क्या कहते हैं अनुभव है, उस अनुभव को थोड़ा सा वो अपने क्या कहते हैं जो स्कीमा को रूपांतरित एवं संशोधित करता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, तो इस चीज़ को बोलते हैं समायोजन। समायोजन का मतलब क्या हो गया, एडजस्टमेंट। मतलब मुझे कोई चीज़ पहले से आती है, लेकिन मान लो कि मुझे गाड़ी चलानी आती है, ठीक है। अब सामने कैसी रोड आएगी उस हिसाब से मैं गाड़ी चलाऊंगा ना, मुझे गाड़ी चलानी आती है, लेकिन रोड का डाटा मेरे खोपड़े में थोड़ी है। सामने मान लो कि बड़ी गाड़ी आ गई तो मैं गाड़ी धीमे कर दूंगा, सामने साइकिल वाला आ गया तो मैं गाड़ी और धीमे कर दूंगा, उसको कहूंगा कि आप पहले जाओ, ठीक है। तो ये अपने क्या कहते हैं रूपांतरित एवं संशोधित करता है, ये एक समायोजन है, ठीक है। ये साइको आपके पढ़ी हुई होगी ना, तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, और नहीं तो आप कहेंगे कि सर आज तो मज़ा नहीं आया। तो बेटा पढ़ाई में तो मज़ा आता ही नहीं है जब तक खुद के नहीं पढ़ा हुआ होता, उसके बाद ये आता है जब अपन खुद पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा है, कौन सा स्तर कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास से जुड़ा है, कोहेलबर्ग के हिसाब से बताना है, तो ये रूढ़िगत स्तर है, ठीक है ना, फैक्चुअल है, याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहेलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के सिद्धांत में विकास सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए किस आयु वर्ग पर शोध किया, तो कोहेलबर्ग ने किया था 10 से 16 वर्ष की आयु तक। 10 से 16 वर्ष के बच्चों को पकड़ा था कि इधर आओ के यस कोहेलबर्ग, यस अंकल, के कोहेलबर्ग अंकल आपको देंगे चॉकलेट, लेकिन जैसे ही आए तो कोहेलबर्ग ने पकड़ के उन पर कर लिया प्रयोग। तो कितने बच्चों पर किया, 10 से 16 वर्ष के बच्चों तक किया था, ऐसे याद रखो 10 से 16, ठीक है। 10 से 16 वर्ष के बच्चों पर किसने प्रयोग किया था, कोहेलबर्ग ने किया। ये सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, ठीक है ना। कोहेलबर्ग ने किस साल के बच्चों पर किया, 10 से 16। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था का संबंध किशोरावस्था से, ठीक है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है कि स्वायत्त नैतिकता, मतलब बच्चा फ्री होना चाहिए। स्वायत्तता का मतलब क्या होता है, ऑटोनॉमस, कि मतलब हूं जो को मैं ही जूं, अहम ब्रह्मास्मि, धरती का ब्रह्मा मैं ही जूं, जो को मैं करूं जो कोई जूई, ठीक है ना। ये क्या कहते हैं, किशोरावस्था में बच्चों में फीलिंग होती है। तो इस स्वायत्तता का मतलब होता है ऑटोनॉमस, मन मतलब मन खुलो छोड़ दो, खुला सांड कहूं मैं, जाने कितने दिनों बाद गली में आज सांड निकला, ठीक है, उस हिसाब से रखने दो मेरे को। ये गली में आज चांद निकला, एक गाना है, ठीक है ना, उसको मैंने चांद को सांड कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत हंस लिया करो साथ साथ में, मैं भी 1 घंटे लगातार रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक है, और आप भी 1 घंटे की क्लास देखते, तो हंसते रहो और चलते रहो। हंसते हंसते पता नहीं कब 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और हम बहुत सी नई चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। ब्रूनर का पूरा नाम है जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर के संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है, इस बारे में अपने को बताना है। क्रियात्मक अवस्था, विलोम्यता की अवस्था, अंतःप्रज्ञा की, या फिर इसके फोल्डिंग। तो ये भी एक मतलब आपके पढ़ा हुआ होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि क्रियात्मक अवस्था जेरोम ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का में सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? बहुत आसान सवाल है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जब भी बोले तो लेव वाइगोत्स्की, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत इन्हीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरावस्था वह काल है जिसमें बालक मानसिक एवं भावनात्मक तथा सामाजिक एवं शारीरिक रूप से बाल्यावस्था से वयस्कावस्था की ओर बढ़ते हैं। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जरफील्ड का है। किसका है? जरफील्ड का है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी देखो, अभी आपको लग रहा होगा सर एग्जाम में कैसे पता चलेगा? अभी स्क्रीनशॉट लोगे तो पता चलेगा ना राजा। स्क्रीनशॉट लेके मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, शारीरिक ऐसे रटोगे तो जरफील्ड एग्जाम में देखते डप से एकदम डप दबा दोगे। डप दबाना नहीं, अपने तो गोला करने वाला काम है, ठीक है। दबाने वहाँ कुछ दबा मत देना, आप क्या कहते हैं जो कोई बटन मत दबा देना, ठीक है, एग्जामिनर बाहर फेंक देगा। किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। भूमिका संभ्रांति बिल्कुल किशोरावस्था में होता है। आदमी संभ्रांति मतलब कन्फ्यूजन, मतलब टाबर गेला हो जाता है मैं क्या हूँ क्यों हूँ, तो उसका भूमिका को लेकर, उसके रोल को लेकर उसका कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। द्विधा सपन होता है, बिल्कुल द्विधा सपन होता है। मैं तो किशोर था तो मुझे तो सपना आते थे कि ऐश्वर्या राय अभी मेरे घर पर रिश्ता भेजेगी,
जाएगी कि मैं तो शादी करूंगी तो आपसे करूंगी, ठीक है। मैं किशोर था तो मुझे सपना आता था कि भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, मैं होऊंगा, ठीक है। किशोर बच्चों में द्विधा सपन होता है कि मेरा हस्बैंड कैसा होगा, मेरा हस्बैंड हेलीकॉप्टर होगा, ठीक है, लेकिन बाद में मिलता है कड़ुनाई, ठीक है। ये खैर ये मस्ती मजाक की बात है, हंसो और आगे बढ़ो, ठीक है। किशोर अहम केंद्रित होता है, बिल्कुल किशोर अहम केंद्रित होता है। मैं कह दियो नहीं पापा थाने, पापा मैं थान कह दियो नहीं, मैं क्यों जिम करो, ठीक है। दैट मीन्स उसका अहम केंद्रित होता है, मतलब मैं हूँ जो मैं ही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो तीनों ही बात सही है, ठीक है। और संवेगात्मक नियंत्रण, संवेगात्मक नियंत्रण नहीं होता है, संवेगात्मक अनियंत्रण होता है। उसके इमोशनल, उसके इमोशन जो होते हैं उसके कंट्रोल में होते ही नहीं। यहाँ नियंत्रण लिखा है तो गलत लिखा, अनियंत्रण लिखना है। मतलब कभी तो धापुड़ी को देख कर बोलेगा धापुड़ी आई लव यू सो मच, धापुड़ी मेरे से शादी कर लो, ठीक है। तो संवेगों पर नियंत्रण नहीं होगा। और मान लो धापुड़ी, मान लो कमलेश के पास खड़ी है या कमलेश के पास पेन मांगने चली गई, तो अब वो बोलेगा धापुड़ी थारू को जी लुगई नहीं है धरती माते, ठीक है। मतलब संवेगों पर नियंत्रण नहीं है। 2 मिनट पहले तो धापुड़ी के साथ बच्चे का नाम भी रख दिया कि बबलू नाम रखूंगा बच्चे का, और 2 मिनट बाद उसे लगता है 6ठी क्लास का विद्यार्थी, 10वीं क्लास का विद्यार्थी, कि धापुड़ी कमलेश के पास चली गई, वो तो मेरी पसंद है। अब धापुड़ी को पता भी नहीं है कि मतलब तू और तेरे दोस्त उसको भाभी बोलते हैं, ठीक है। धापुड़ी बेचारी अपनी जिंदगी जी रही है कि कमलेश से पेन लेने चली गई, और पीछे उस छोरे का मूड खराब हो गया, और वापस धापुड़ी ने आकर अगली बार उससे पेन मांग लिया तो कहेगा धापुड़ी यस अपन अपने पोते पोतियों का नाम ये रखेंगे। मन मन में सोच रहा है, मतलब दिव्या स्वप्न कर रहा है, अहम केंद्रित है कि कमलेश अब तो तू देख, अब के मेरे से कॉपी लेना है ना, तूने धापुड़ी को पेन क्यों दिया। अब कमलेश को पता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन बच्चा अहम केंद्रित है, वो सोचता है कमलेश तू तो गया, ठीक है। भूमिका संभ्रांति, उसको पता ही नहीं, कभी कहता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो धापुड़ी मेरे पास आ जाएगी, फिर जैसे ही धापुड़ी कमलेश के पास जाती है तो बोलता है मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा तो धापुड़ी और कमलेश दोनों को सुलटा दूंगा। तो भूमिका उसको कुछ समझ में ही नहीं आता। किशोर बालक एकदम पागल बालक होता है, ठीक है। संवेगों पर उसका नियंत्रण नहीं होता है। यहाँ नियंत्रण विशेषता नहीं है तो यहाँ नियंत्रण लिखा हुआ, तो अनियंत्रण होता तो विशेषता होती, ठीक है। ये जो चीज़ मैंने अभी बोली है ना, ये आप में से कितने बच्चों को क्लास में फील हुई, विशेष रूप से बॉयज़ को फील हुई क्या, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हाँ सर ऐसा वैसा कुछ तो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की विशेषता नहीं है। देखो, बढ़ा हुआ संघी प्रभाव, बिल्कुल अपने 4-5 चेले चपाटी लेकर किशोर घूमता है, यस। और बीरू और राजा और यस, हेलो राजेश जी। और राजेश जी क्या, राजेश जी तेरे जैसा टिंगा 12 साल का छोरा है, पर राजेश जी राजसा ओ छाप पिया अच्छा गाय पियो, ठीक है। मतलब उसका ग्रुप बनाने का उसका मौसम होता है, ठीक है। या लड़कियां 4-5 लड़कियां एक ग्रुप में बैठ जाएगी, उनमें से एक लड़की होगी, वो होगी ज्ञानी, उसके पास होगा खूब सारा ज्ञान। ये लड़कों पर भी लागू होता है, लड़के और लड़कियों के 4-5 ग्रुपों में एक होता है ज्ञानी, ठीक है। वो ज्ञान सबको आकर बांटता है या बांटती है कि पता है कि हाँ कि यूँ होता है, कि क्या होता है कि खाना बनाने का तरीका, कि अच्छा यूँ, कि हाँ यूँ। वो एक लड़की सबको या एक लड़का सबको ज्ञान देता है, ठीक है। जिसके पास नहीं होता है उसको भी देता है, और उसको कहाँ मिलता है, उसको अपने गली के चवन्ने छोरों से मिलता है, या हो ठीक है। खैर अब आगे बढ़ते हैं। तो संघी प्रभाव किशोरावस्था में होता है, बिल्कुल सही है। विपरीत लिंगी की तरफ आरक्षण होता है, आकर्षण होता है, बिल्कुल धापुड़ी की तरफ आकर्षण होता है, काश धापुड़ी मेरी होती, और धापुड़ी तो कमलेश के पास चली गई, ठीक है। अभिरुचि का विस्तार होता है, बिल्कुल अभिरुचि का विस्तार होता है, ओई कर लूँ हगड़ोई काम कर लूँ, तो अभिरुचि का विस्तार होता है। सामाजिक क्रियाकलाप की कमी, नहीं, सामाजिक क्रियाकलाप तो और ज़्यादा करता है। धापुड़ी के पापा जैसे ही आते दिखेंगे ना तो उनके सामने जाएगा, अंकल बेग दे दो, उसको लगेगा ऐसा करूँगा तो ये धापुड़ी के पापा धापुड़ी से मेरी शादी करवा देंगे। तो सामाजिक क्रियाकलाप, या गली मोहल्ले में कोई भंडारा है, कोई जागरण है, तो उसमें रात भर झिंझे बजाएगा, हे करेगा, भजन गाएगा। तो सामाजिक क्रियाकलापों में तो वो किशोर अवस्था का बालक एकदम बढ़ चढ़कर भाग लेता है। तो विशेषता नहीं कौन सी है, तो विशेषता नहीं है चौथी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शारीरिक विकास के क्षेत्र में सम्मिलित है, स्नायु मंडल है, बिल्कुल सही बात है। नर्वस सिस्टम है, मांसपेशियों में वृद्धि, बिल्कुल सही बात है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, तीनों ही है, तो ABC सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास तुलनात्मक रूप से धीमा होता है, गलत बात है। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास एक बार तो सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो पहला गलत हो गया, इस हिसाब से हमसे असत्य पूछा है तो पहला असत्य हो गया, ठीक है। बाकी तीनों सही क्यों है इसको भी देख लेते हैं। जन्म के समय शिशु में 270 हड्डियां होती है, बिल्कुल सही बात है, 270 हड्डियां होती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होता है ना, वैसे वैसे उसकी हड्डियां आपस में जुड़ जाती है, तो बाद में होती है 206। और अर्ली मॉर्निंग में कितनी हड्डियां होती है, कमेंट बॉक्स में बताओ। राम 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 राम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अस्थिकरण की प्रक्रिया किशोर अवस्था में समाप्त हो जाती है। अस्थिकरण का मतलब छोटी छोटी हड्डियां, जो 270 हड्डियां थी वो बाद में जुड़कर कम हो जाती है, इसको बोलते हैं अस्थिकरण। ये किशोर अवस्था में समाप्त हो जाता है, ठीक है, सही बात है। किशोर अवस्था में सिर का आकार पूरे शरीर के आकार का 8वां भाग हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो असत्य कौन सा हो गया, असत्य पहला ऑप्शन हो गया हमारा, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण नहीं है। लिखना,
बिल्कुल है, दौड़ना बिल्कुल है, पेंटिंग बनाना बिल्कुल है, ठीक है, और चित्रात्मक पहेलियों का जोड़ना बिल्कुल है। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, ये सारे चलन कौशल है, लेकिन हमसे पूछा है सूक्ष्म चलन कौशल। तो सूक्ष्म चलन कौशल दौड़ना सूक्ष्म चलन कौशल नहीं है। एक छोटा सा 10-12 महीने का या 2-3 साल का टींगा टाबर है ना, वो दौड़ नहीं पाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म नहीं है। वो चलन कौशल तो है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ गुडालियाँ भेजाई मारवाड़ी में कहते हैं, लेकिन वो चल नहीं पाता। तो हमसे सूक्ष्म पूछा है, तो दौड़ना सूक्ष्म चलन कौशल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किशोरों की हड्डियों में बाल्य अवस्था की तुलना में मुख्य परिवर्तन दिखाई देता है। तो कब दिखाई देता है? देखो, बाल्य अवस्था से उनकी हड्डियों में क्या परिवर्तन है? क्या हड्डियों के रंग में परिवर्तन होता है? नहीं, हड्डियां पहले ऐसा थोड़ी होता है कि छोटे बच्चे की हड्डियां धोली होती है, सफेद होती है, और बड़ा होता है काली हो जाती है। नहीं, रंग में भी परिवर्तन, कार्य में भी नहीं होता। छोटा होता तब भी हाथ से वही कार्य कर सकता है, विकृतियों में भी नहीं होता। तो संगठनों में परिवर्तन हो जाता है। पहले 270 होती है और बाद में कम होते होते 200 प्लस कुछ रह जाती है। किसी में 206 होती है, किसी में 207 होती है। सुबह सुबह एक आध एक्स्ट्रा भी हो जाती है, कभी कभी 2-4 एक्स्ट्रा होती रहती है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसके हमारा मूल परिवर्तन तो संगठन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी है ना, मैं शायद आज थोड़ा सा ज़्यादा मजाक मस्ती कर रहा हूँ, है ना, तो मैं अपना बयान वापस लेता हूँ। ठीक है, एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार ईगो में सहायक है। ईगो में क्या सहायक है? देखो, ईगो एरिक्सन के सिद्धांत के हिसाब से अपने को चलना है। ईगो बहुत से लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अपने को तो एरिक्सन के हिसाब से चलना है। तो एरिक्सन के हिसाब से अभिव्यक्तियों एवं कौशलों को सीखने में ईगो होगा ना, तभी वो नई चीज़ सीखेगा कि मैं तो वो काम कर रहा हूँ, वो काम तो मैं ही ले। उसके अंदर घमंड होगा ना कि मैं ही हूँ जो कहूँ मैं ही हूँ। तो अभिव्यक्तियों एवं नए कौशलों को, ठीक है, नए एटीट्यूड और स्किल को सीखने के अंदर क्या कहते हैं? ईगो काम आता है। अच्छा, आप कहेंगे सर ये बुद्धिमत्ता द्वंद ये क्यों नहीं आता? कि क्योंकि आपके एरिक्सन का पढ़ा हुआ नहीं है। जैसे ही आप पढ़ लोगे तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि नई स्किल और क्या कहते हैं जो अपने अभिव्यक्तियों एटीट्यूड्स को सीखने में काम आता है। ठीक है, ईगो। ठीक है, नेक्स्ट 3 से 6 वर्ष की जो आयु का बालक होता है ना, उसकी आयु के प्रसार में एरिक्सन के हिसाब से मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक्सन का है उसके हिसाब से इसको कौन सी आयु बोला है? तो देखो, याद रखो, 3 से 6 वर्ष की आयु पूछ रहा है ना, तो 3 से 6 वर्ष की आयु होती है पहल बनाम अपराध की आयु। कौन सी होती है? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। 3 से 6 की आयु कौन सी होती है? पहल बनाम अपराध की आयु होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहचान बनाम पहचान की भ्रांति अवस्था कौन सी अवस्था के दौरान विकसित होती है? पहचान बनाम पहचान की भ्रांति कौन सी अवस्था के दौरान विकसित होती है? तो ये होती है अपने क्या कहते हैं कर्तव्य परायणता की अवस्था के दौरान होती है। कर्तव्य परायणता की अवस्था के दौरान पहचान बनाम अपहचान की या पहचान भ्रांति की क्या कहते हैं जो विकसित होता है मनोसामाजिक, ठीक है, विकास के क्रम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिजेज के संवेगात्मक विकास के अनुसार बालक में उल्लास एवं प्रेम का भाव कौन सी आयु में प्रकट होता है? ठीक है, आप ये 12 माह की आयु में प्रकट होता है। आप कहेंगे कि सर इतने ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, कैसे याद रखेंगे? कुछ मत करो, आप शांति से, है ना, अभी ये क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देखते ही अब आपको पता चल गया कि 3 से 6 की आयु में क्या होता है ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अभी आपको ब्रिजेस का पता चल गया कि 12 महीने मतलब 1 साल हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ऐसे ही पता चलेगा। उसके बाद एक बार आप बुक पढ़ लेना। किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा? किसने कहा? फटाफट बताओ, मैं बताता हूँ। कॉल एवं ब्रूस ने कहा। कॉल एवं ब्रूस ने, है ना, बाल्य अवस्था को संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक विकास किशोरावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? देखो, सामाजिक परिपक्वता एवं उत्तरदायित्व का भाव आता है किशोरों में, बिल्कुल आता है। विपरीत लिंगी की तरफ आकर्षण का भाव आता है, बिल्कुल आता है। दाकुड़ी की तरफ आकर्षण हो रहा है। द्वंद्व एवं संघर्ष का भाव होता है, बिल्कुल होता है। विशिष्ट रुचियों का में विस्तार, ठीक है, तो विशिष्ट रुचियों में भी विस्तार होता है। अब आप कहेंगे कि सर इसमें से गलत कौन सा हुआ? तो ध्यान दो, द्वंद्व एवं संघर्ष के भाव का अभाव लिखा हुआ है, जबकि द्वंद्व एवं संघर्ष के भाव की वृद्धि होती है। अभाव लिखा है इसलिए ये गलत हो गया ना। द्वंद्व एवं संघर्ष के भाव का अभाव थोड़ी होता है, भयंकर होता है। किशोर किसी से भी भिड़ जाता है, ठीक है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, जैसे जैसे शादी होती है, बच्चे होती है, जैसे जैसे लड़ाई की तरफ कम जाता है कि छोड़ो ना, अपन क्या करना यार, लड़ाई करन मरन दो, पड़ियो बड़े तुड़ी लागे। ठीक है, तो द्वंद्व एवं संघर्ष का अभाव लिखा था ना, इस वजह से ये गलत हो गया। अभाव नहीं होता, फुल होता है द्वंद्व एवं संघर्ष। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वह आंतरिक कारक नहीं है जो बालक के वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है? तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कौन सा आंतरिक कारक नहीं है। ये तो बहुत आसान सा दिख रहा है। सामाजिक स्वभाव होता है, आनुवांशिकता होती है, बुद्धिमत्ता होती है। तकनीकी कारक थोड़ी होगा। तकनीकी कारक कुछ भी नहीं होता है जो उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करता है, तो तकनीकी कारक हो गया। ठीक है, ब्रॉनफेन ब्रेनर के अनुसार सांस्कृतिक मूल्य भाग है। देखो, ये क्वेश्चन जो भी सिस्टम वाले क्वेश्चन है, जिनको हिंदी में मंडल वाले क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत प्यार से कह रहा हूँ, एकदम घर के भाई की तरह कह रहा हूँ, घर की बहन की तरह कह रहा हूँ कि भाई बहन, इन क्वेश्चनों को हमेशा इंग्लिश में पढ़ो। माइक्रो, मेजो, एक्सो, ठीक है,
इनको इसी हिसाब से पढ़ो, ठीक है। तो इसके हिसाब से सांस्कृतिक मूल्य का भाग जब भी पूछे ना तो वो होता है मैक्रो, जिसको हम बृहत मंडल बोलते हैं। ये नाम बहुत कंफ्यूजिंग वाले हैं, नहीं तो माइक्रो मैक्रो कितने आसान नाम है ना। तो संस्कृति क्या होती है, संस्कृति होती है मैक्रो, ठीक है, मैक्रो। फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन या मैक्रो, ठीक है, ऐसे ही बता दिया एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, ठीक है। तो गूगल पे सर्च करना फ्रांस के राष्ट्रपति का परिवार, उनकी वाइफ जो है वो उनकी टीचर है और शायद वो उनसे 35 या ऐसी कुछ बड़ी है, डोगरी लगती है यार, और फ्रांस का राष्ट्रपति इतना जवान है। इससे पता चलता है कि सच्चा प्यार होना चाहिए। सल्यूट है फ्रांस के राष्ट्रपति को, मतलब सच में इमैनुअल मैक्रोन उनका नाम है, ठीक है। तो अपना काम था सांस्कृतिक मूल्य भाग है किसका, मैक्रो सिस्टम का, ठीक है। आप ऐसे याद रखोगे कि फ्रांस की इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, तो और उनका संस्कृति अच्छी थी, तो अपने से इतनी बड़ी उनकी मैडम थी, मतलब उस मैडम की जो बेटी थी ना वो मैक्रो के साथ में क्लास में पढ़ती थी फ्रांस के राष्ट्रपति की, लेकिन उसने बेटी के साथ विवाह नहीं किया फ्रांस के राष्ट्रपति ने, मतलब अपनी क्लासमेट की मम्मी से विवाह कर लिया। कितने खतरनाक लोग हैं यूरोप वाले, ठीक है। अपने यहाँ तो बेटी से ही नहीं करने देते, कितने खतरनाक लोग हैं अपने वाले भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सब सांस्कृतिक मूल्य मैक्रो सिस्टम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी है ना अगर किसी को ज़्यादा कुछ लग रहा होता है ना। देखो अभी हम दो जने ही बात कर रहे हैं आपस में, है ना। अगर आपने कोई चीज़ सुनी और आप हंस रहे हो तो उस चीज़ को अच्छे वे में लो, ठीक है ना। ज़्यादा कानून लागू मत करो, ठीक है, दिमाग खुश रखो बस, ठीक है। ज़्यादा कानून लागू करो तो फिर साधु बन जाओ, ठीक है। सामाजिक विकास जो आप बनोगे नहीं तो फिर मन में ऐसा ज़्यादा कानून सोचने की, सामाजिक विकास चलता है। सामाजिक विकास कब तक चलता है, सामाजिक विकास जीवन पर्यंत चलता है, चलता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ विधियों के अध्ययन पर बल दिया गया है। तथ्यात्मक एवं वस्तुनिष्ठ, फैक्ट का और वस्तुनिष्ठ को क्या बोलते हैं अपन, ऑब्जेक्टिव। ये किस में दिया गया है, तो ये दिया गया व्यवहारवाद में। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं, तो वाटसन को कहते हैं। व्यवहारवाद का जनक किसको कहते हैं, वाटसन को कहते हैं। ऐसे याद रखो, वाट व्यवहार, उसका क्या व्यवहार था, ठीक है। तो वाटसन व्यवहारवाद का जनक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाइंज दुविधा का संबंध किससे है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइंज दुविधा का संबंध किससे है, तो हाइंज दुविधा का संबंध है कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, ठीक है ना। ये आपके पढ़ा हुआ होता तो आपको आता है, और नहीं पढ़ा हुआ है तो अभी पढ़ लो। हाइंज दुविधा का संबंध किससे, तो हाइंज दुविधा, ये जो लिखा हुआ है, इस हाइंज दुविधा का संबंध किससे है, तो इस हाइंज दुविधा का संबंध है कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसकी यह मान्यता थी कि संज्ञानात्मक विकास में बालक प्रतीकों एवं प्रतिमानों का उपयोग करते हुए चिंतन करता है। ये किसकी विचारधारा थी, तो ये थी जीरोम ब्रूनर की थी। किसकी थी, जीरोम ब्रूनर की। और जीरोम ब्रूनर की एक बुक क्या है, बुक का नाम क्या है, फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन। फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन किसकी बुक है, तो फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन है जीरोम ब्रूनर की बुक, ठीक है। और जीरोम ब्रूनर ने कहा था बालक प्रतीकों और प्रतिमानों का उपयोग करते हुए चिंतन करता है। किसने कहा था, जीरोम ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर हमें कुछ अवस्थाएं दी गई है, ठीक है ना। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि इस हिसाब से अवस्था का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था। यहाँ पर हमें कुछ अवस्थाएं दी गई है और सामने पूछा है कि कौन सी अवस्था सुमेलित नहीं है। तो देखो, संवेदीपेशीय अवस्था जन्म से 2 साल की होती है, बिल्कुल सही बात है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 की होती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 की होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ठोस संक्रियात्मक अवस्था 4 से 7 की नहीं होती। तो इस हिसाब से हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है। विद्यालय पूर्व अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं। उत्तर बाल्य अवस्था में बच्चा क्या उत्पात मचाता है, दल की अवस्था होती है, खेलने की होती है, लेकिन विद्यालय पूर्व अवस्था उत्तर बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वृद्धि एवं आयाम एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, अपने को ये बताना है। देखो, वृद्धि एवं विकास, वृद्धि का मतलब क्या होता है, देखो वृद्धि एवं विकास 2 टर्म है। इन दोनों टर्म को मैं आपको समझा देता हूँ। वृद्धि क्या होती है, शारीरिक वृद्धि, कि पहले मेरा कान छोटा था अब मेरा कान बड़ा हो गया। पहले मेरा हाथ, जब मैं छोटा था तो मेरा हाथ छोटा था, अब मेरा हाथ बड़ा हो गया। पहले मेरा पैर छोटा था, अब मेरा पैर बड़ा हो गया। और भी एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है लेकिन मैं नहीं देना चाहता, चलो दे देता हूँ। पहले मेरा नाक छोटा था, अब मेरा नाक बड़ा हो गया, ठीक है। चलो अब हंसी आ रही है तो हंस लो यार, ठीक है। तो ये तो होती है वृद्धि, ये विकास नहीं है। लेकिन पहले मेरी बुद्धि सकारात्मक थी, शुद्ध शाकाहारी थी, लेकिन अब मेरी बुद्धि थोड़ी थोड़ी भ्रष्ट होती जा रही है, तो ये हो गया विकास। विकास दिखता नहीं है, विकास भौतिक रूप से नहीं दिखता है, विकास फील होता है। विकास के साथ अपन फील ले सकते हैं विकास का। लेकिन वृद्धि दिखती है कि पहले मेरी टांग इतनी सी थी, अब मेरी टांग बड़ी हो गई। तो ये वृद्धि एवं विकास के आयाम एक दूसरे से शारीरिक रूप से भी जुड़े हैं, बौद्धिक रूप से भी जुड़े हैं, सामाजिक रूप से भी जुड़े हैं, संवेगात्मक रूप से भी जुड़े हैं। तो उपयुक्त सभी इसका जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की स्वायत्ता बनाम श्रम का मूल क्या कहते हैं, जो गुण रूप है। ये भी एक बहुत आसान सा सवाल है। तो इच्छा एरिक्सन के अपने स्वायत्ता बनाम श्रम का मूल गुण होता है इच्छा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ब्रिजेस, फिर से आ गया। ब्रिजेस के संवेगात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सिद्धांत के कौन सा
निष्कर्ष सिद्धांत के निष्कर्षों में सम्मिलित नहीं है। मतलब पूछा है कि 4 निष्कर्ष दिए हुए ब्रिजेश के हिसाब से इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसको देखते हैं। ठीक है, तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती जाती है, नहीं घटती जाती है। पहला ही सम्मिलित नहीं है, बढ़ती नहीं है घटती है। क्या होती है? घटती है। आप कहेंगे कि सर कुछ समझ नहीं आ रहा है, सर मज़ा नहीं आ रहा है। देखो, जिन बच्चों के पढ़ा हुआ था और जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं उनको बहुत आ रहा है मज़ा। ठीक है, अगर आपके तैयारी नहीं है तो अब आप करो ना तैयारी। 2 महीने बाद पेपर है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैंने अभी बताया ना कि तीव्र संवेगों की अनुक्रिया बढ़ती नहीं है घटती है। ठीक है, तो ये अपने इस हिसाब से सम्मिलित नहीं है, तो पहला सम्मिलित नहीं है और ये तीनों के तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पहला सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अब पढ़ लो फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की? तो जर्मन के एक वैज्ञानिक थे विलियम वुंट। कब की? इन्होंने 1879 में की थी। ठीक है ना, 1879 में इन्होंने क्या की? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की। किसने की? विलियम वुंट ने। मेरे साथ साथ रिपीट करो, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? कालू नाई ने की। नहीं, कालू नाई ने नहीं की, विलियम वुंट ने की थी। किसने की थी? विलियम वुंट ने। हंसते रहोगे तो 100 क्वेश्चन दबादब कंप्लीट हो जाएंगे। प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने की। कब की थी? 1879 में की थी। ये साल याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिखा 1879, 1879। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान का वह कौन सा संप्रदाय है जो इन प्रश्नों का क्रमबद्ध उत्तर देता है कि व्यक्ति क्या करे, क्या करता है, कैसे करता है और क्यों करता है? ये कौन देता है? तो ये देता है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद ही मतलब इन सारे सवालों के जवाब देता है। व्यवहारवाद मतलब प्रैक्टिकल जीवन। ठीक है, बिहेवियर कैसा है व्यक्ति का, वही बताता है। व्यक्ति क्या करता है उसके बिहेवियर से पता चलता है, कैसे करता है उसके बिहेवियर से पता चलता है, क्यों करता है, मजा आता है इसलिए करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? व्यवहारवाद हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताओ कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं, फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में। मैं रुका हुआ हूँ आपके लिए, आप कमेंट करो। आप अच्छे बच्चे हो ना, फटाफट कमेंट करो। व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं? तो व्यवहारवाद का जनक किसे कहते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी किसकी बुक है? विलियम मैकडुअल की। देखो, मैकडुअल की 2 बुक है। पहली बुक का तो नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, दूसरी मैकडुअल की बुक का नाम है आउटलाइन। ठीक है, ये मेरी ट्रिक याद की हुई है। ठीक है ना, आउटलाइन, मुझे पता है आउटलाइन से जो बुक शुरू होती है ना उसको क्या कहते हैं, जो मैकडुअल की बुक है। ठीक है ना, फंडामेंटल आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, ऐसी इस नाम से, इसके संबंधित नाम से मैकडुअल की बुक है। मैं आगे आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, तो मैकडुअल की 2 बुक है। एक तो मैकडुअल की बुक आउटलाइन वर्ड से शुरू होती है, ठीक है, और दूसरी इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी नामक पुस्तक है मैकडुअल की। ठीक है ना, अच्छा, तो इस हिसाब से हमारा इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी किसकी हो जाएगी? विलियम मैकडुअल की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। ये कथन किसका है? देखो, जब भी साइको आप तैयार करो ना, ठीक है, तो साइको जब भी तैयार करो तो एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना कि कथन जो होते हैं ना, जो ऐसे ऐसे 2 इन्वर्टेड कोमा में होते हैं, कैसे कोमा में? ऐसे ऐसे इन्वर्टेड कोमा में, उन कथनों को बिल्कुल उसी भाषा में याद करो। और किसने कहा था? कालू नाई ने कहा था, धोलू नाई ने कहा था, क्रो एंड क्रो ने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था, किसने कहा था? ये आपको याद करना पड़ेगा। ये अगर आप याद नहीं करोगे तो एग्जाम में कम से कम 2 सवाल या 1 सवाल तो आना ही आना होता है कि किसने कहा था। तो ये जो कथन है ये कहा था वुडवर्थ ने कहा था। किसने कहा था? वुडवर्थ ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संरचनावाद के अनुसार कौन सा चेतना का तत्व नहीं है? ये आपके पढ़ा हुआ होगा तो आप तुरंत पकड़ लोगे कि प्रक्रिया चेतना का तत्व नहीं है। संरचनावाद के हिसाब से प्रक्रिया चेतना का, प्रक्रिया दैट मीन्स प्रोसेस, चेतना का तत्व नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न तो 3 तत्व कौन से? संवेदन है, भाव है, प्रतिमा है, लेकिन प्रक्रिया तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति नहीं है? शिक्षा मनोविज्ञान की कौन सी प्रकृति नहीं है? ये शैक्षणिक वातावरण के संदर्भ में अधिगमकर्ता के व्यवहार का अध्ययन करता है, बिल्कुल सही बात है। यह अधिगमकर्ता के व्यवहार के अध्ययन हेतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता है, बिल्कुल सही बात है। ये तर्क एवं दर्शन तथा नैतिकता से संबंधित होता नहीं। ये तर्क से दर्शन, साइकोलॉजी से, फिलोसॉफी से नहीं होता, साइंस से संबंधित होता है। किससे? साइंस से संबंधित होता है, विज्ञान से संबंधित होता है। तो ये ऑप्शन तो नहीं हो गया, गलत हो गया। ठीक है, यह शिक्षण अधिगम एवं अधिगमकर्ता का अध्ययन है, तो ये बात बिल्कुल सही है कि ये शिक्षण, अधिगम एवं अधिगमकर्ता सबका अध्ययन है। तो दर्शन एवं नैतिकता से संबंधित नहीं है, साइंस से संबंधित है। तो कौन सी प्रकृति नहीं है? तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया।